हेलो दोस्तों। ये कहावत तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि कोई किसी के लिए टेररिस्ट है, आतंकवादी है, या फिर वही किसी के लिए क्रांतिकारी या फिर रिवॉल्यूशनरी। और ये सारा का सारा जो लेबलिंग है, ये निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पे। और वही चीज़ हमें देखने को मिलती है जब 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नजरल्लाह की मृत्यु होती है। उसके बाद में एक तरफ चाहे से आप इजराइल की बात करें या फिर यूएस या फिर जो उनके वेस्टर्न अलीज हैं उनकी बात करें, तो वो इन्हें टेररिस्ट करार देते हैं। और अगर आप बात करेंगे इराक की या ईरान की, वो इन्हें मानते हैं क्रांतिकारी या रिवॉल्यूशनरी। और यही चीज आपको देखने को मिलती है जब इनकी मृत्यु हुई, तो काफी सपोर्टर्स जो थे इनके, जैसे वो ईरान में हो, इराक में हो, कहीं पे भी हो, उन्होंने इनकी मृत्यु के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया। जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए, और साथ साथ में आप देख सकते हो कैसे जो इनकी बॉडी है उनको सपोर्टर्स कैरी करके ले जा रहे हैं। और यहां तक इराक में जब आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे भी आक्रोश में हैं। या तो इन बच्चों को पता नहीं, या फिर इन्हें सिर्फ ऐसे ही ऐसे मूक दर्शक के तौर पे खड़ा कर दिया गया और प्लेकार्ड्स पकड़ा दिए गए। जिस तरीके से इजराइल ने हवाई हमले किए और उसमें हसन नजरल्लाह की मौत हुई, और जिस तरीके से इराक में आप आक्रोश देख पा रहे हैं लोगों का। बट इसमें सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि हजरल्लाह के मरने के बाद यह न्यूज निकल के आ रही है इराक से कि 100 या 100 से ज्यादा हजरल्लाह और खड़े हो चुके हैं। तो इस न्यूज का कंटेक्स्ट यह है कि जैसे ही हजरल्लाह की मृत्यु होती है, उसी के एक हफ्ते के अंदर इराकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह पाया जाता है कि जो भी बच्चे उसके बाद में पैदा हुए, और लगभग 100 बच्चे पैदा हुए, उनका नाम जो रखा गया वो रखा गया हसन नजरल्लाह। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नजरल्लाह को एलिमिनेट तो कर दिया, बट इराक को 100 नजरल्लाह और मिल गए। क्योंकि हर किसी समाज का यह होता है, जब भी वो किसी को अपना आदर्श मानते हैं या फिर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी पाथ पे चलें, उसी पथ पे चलें, तो कहीं ना कहीं या तो उनके वैल्यूज को इम्बाइब करते हैं, या वो चाहते हैं कि उस आदर्श का वैल्यूज हमारे बच्चे में भी आए, या फिर उसको एज ए सिंबल कई बार हम उस बच्चे का नाम उस आदर्श के नाम पे रख देते हैं। ऐसा ही इराक में देखा गया। अब ये जानेंगे कि क्यों इराक में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी नवजात शिशु हैं उनके बच्चों का नाम हसन नजरल्लाह के नाम पे रखा जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है कि इराक के बच्चों का नाम रखा जा रहा है? फिर हसन नजरल्लाह है कौन? किस तरीके से इन्हें आदर्श माना गया इराक में, स्पेशली शिया मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में, और इनका बैकग्राउंड क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको कि हसन नजरल्लाह का जो नाम है वो रखा जा रहा है जो भी नवजात बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसका कैटेगराइजेशन हो रखा है, या आप बोल सकते हो क्या फैक्शंस हो रखे हैं। तो एक तरफ आप देखेंगे शिया मुस्लिम्स और एक तरफ आप देखेंगे सुन्नी मुस्लिम्स। तो मुख्यतः आपको ये शिया और सुन्नी मुस्लिम्स ही मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर देश जो है वो इस मौत के अगेंस्ट है, जो हसन नजरल्लाह की डेथ हुई है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जैसे आप इराक में देखेंगे और ईरान में देखेंगे और लेबनान के कुछ हिस्से में भी देखेंगे, तो यहां पे आप पाए जाएंगे कि यहां पे आपको शिया मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर आप कह सकते हो लगभग इन्हीं की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। जहां पे आप रेड देख पा रहे हैं, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहां पे आपको सुन्नी मुस्लिम्स दिखेंगे, इनकी पॉपुलेशन मुख्यतः पाई जाएगी। और इसी वजह से आप ये देखने को मिलेगा कि क्यों ईरान जो है, लेबनान में आपको पता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है, ठीक है। अब हिजबुल्लाह भी क्या है? हिजबुल्लाह भी एक शियाइट, ठीक है, शियाइट मुस्लिम आर्म्ड ग्रुप है, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो शिया मुस्लिम्स की है, और अगेन ये आर्म ग्रुप है, इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है यूएस के द्वारा, इसराइल के द्वारा। बट ईरान इसको बैक करता है। ईरान इसलिए भी बैक करता है कि चाहता है कि वो इसराइल की जगह उसकी डोमिनेंस यहां पे एस्टैब्लिश हो,
और साथ साथ में वो ये भी चाहता है कि उसके कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जो इसके बिहाफ पे वॉर लड़ें, जिन्हें हम प्रॉक्सीज कहते हैं। जैसे हिजबुल्लाह लड़ रहा है इजराइल से, लेबनान की बात करें तो। अगर आप यमन की बात करेंगे यहाँ पे तो हाउदीज लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप की बात करेंगे तो हमास लड़ रहा है, ठीक है। साथ साथ में ईरान इनको बैक तो करता ही है, बट ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये भी पैलेस्टीनियन जो फिलिस्तीन कॉज है उसको भी ये सपोर्ट करते हैं या समर्थन देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया क्यों इराक और ईरान में मोस्टली ये फेवर करते हैं हिजबुल्लाह को या फिर इन ग्रुप्स को। और स्पेशली जब से हिजबुल्लाह के चीफ मरे हैं हसन नसरल्लाह, क्यों यहां पे आपको बहुत ज्यादा इराक और ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा समर्थन सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और क्यों यहां पे जो सपोर्टर्स हैं उनकी बॉडी को कैरी कर रहे हैं, साथ साथ में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, और जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के नाम पे रखा जा रहा है। होपफुली आपको यह समझ में आया होगा, इसकी वजह से ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बट क्या सिर्फ इतना ही है? यह आपको समझना जरूरी है, ईरान एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि आगे इस टर्म का एक जिक्र किया है। तो ईरान ने एक एक्सिस बनाई है जिसमें वो रेजिस्ट करते हैं, किसको? वो रेजिस्ट करते हैं यूएस को और इजराइल को, ठीक है। इजराइल को क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में ईरान चाहता है अपनी डोमिनेंस और इजराइल भी चाहता है अपनी डोमिनेंस, ठीक है। इसीलिए ईरान जो है वो इन बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स को बैकिंग देता है, क्योंकि इजराइल जो है वो ये कहता है कि जो इजराइल की पूरी टेरिटरी है वो इनको बिलोंग करती है, ये पैलेस्टीनियन कॉज को बिलोंग नहीं करते। और यहां पे ईरान जिन ग्रुप्स को बैकिंग दे रहा है वो सारे क्या करते हैं? वो फिलिस्तीन या फिर पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे यूएस क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। तो आप ये मान सकते हो एक तरफ यूएस प्लस इजराइल है वर्सेस आपके ईरान के जो बैक्ड ग्रुप्स हैं वो हैं। ईरान के जो बैक्ड ग्रुप्स हैं वो आपको पता है, 3H, हाउदीज, हमास एंड हिजबुल्लाह, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है रेजिस्टेंस की, ये आपको दिख लिया कि ये ईरान है। अब आप देखेंगे इराक, सीरिया और यमन यहां पे, और ये कुछ हिस्सा है लेबनान और वेस्ट बैंक का। अगेन यही है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर वो कंट्रीज जो कि, या फिर वो सिटीज जो कि इन्वॉल्व है इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर। और ये जो ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये कुछ नहीं है, एक समूह है, एक ग्रुप्स है, आर्म्ड ग्रुप्स है, ठीक है। ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि यूएस और इजराइल के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि इराक में शिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अब इजराइल में लेबनान में आपको देखने को मिलेगा हिजबुल्लाह है, ठीक है। अब आपको पता चल गया किस तरीके से ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है। आपको वेस्ट बैंक में पता चल गया किस तरीके से हमास जो है वो पार्ट है। और यमन क्यों है? क्योंकि हाउदीज है। और आपको देखने को मिलेगा इराक और सीरिया में भी कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट मिलता है ईरान के द्वारा। और आपने ये भी पता चला होगा कि इराक में हाउदीज और हमास ने अपने बेसिस को भी एस्टेब्लिश किया अभी। अब बात यह है कि क्यों इराक के जो न्यू बॉर्न्स हैं उनका नाम रखा जा रहा है नसरल्लाह के द्वारा। तो अगर आप इराकी मीडिया रिपोर्ट्स का माने तो जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं 27 सितंबर के बाद में, उनका नाम इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि हसन नसरल्लाह को एक शहीद के तौर पे देखा जा रहा है। और वो ये रिफ्लेक्ट होता है जब इराक ने 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया, या फिर आप बोल सकते हो 3 डे नेशनल मॉर्निंग भी घोषित की। और जिस तरीके से लंबे समय से जो आप कहेंगे वैचारिक, इसको हम आइडियोलॉजिकली बोलते हैं, और रणनीतिक जिसे हम स्ट्रेटेजिक लीडर बोलते हैं, उस तौर पे ये हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरल्लाह, वो एक आइडियोलॉजिक और स्ट्रेटेजिक लीडर उभर के आए। और ये 3 दिन की शोक सभा इसलिए हुई कि जब इजराइल की तरफ से जो हवाई हमला हुआ उसमें बैरूत में ये मारे गए, और उसी के समर्थन में इराक के बच्चों का नाम, मतलब जो न्यू बॉर्न्स बेबी हैं, उनका नाम हसन नसरल्लाह रखा जा रहा है। अब हमें जानना पड़ेगा बैकग्राउंड क्या है हसन नसरल्लाह का, कि ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में जिससे कि इनको इराक और ईरान में इतना समर्थन मिलता रहा, और अब लोग जो है शोक मना रहे हैं, राष्ट्रीय शोक मना रहे हैं, साथ साथ में इनकी मृत्यु के बाद में बहुत ज्यादा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने हिजबुल्लाह ग्रुप को लगभग 32 साल तक लीड किया। अगेन हिजबुल्लाह क्या है? शियाइट आर्म्ड ग्रुप ही है,
आप देख सकते हो शक्तिशाली शिया शस्त्र समूह का नेतृत्व किया, ठीक है। बट इन्होंने साथ साथ में इजराइल और जो वेस्ट है उनके साथ साथ में इन्होंने रीजनल एनिमीज भी बनाए, या फिर आप कह सकते हो क्षेत्रीय लेवल पे जो दुश्मन है वो भी काफी इनके साथ आए। मतलब जो क्षेत्र पहले इजराइल और वेस्ट के खिलाफ तो थे ही है, बट साथ साथ में इनके कुछ कुछ क्षेत्रीय दुश्मन भी बने। और इन्हें हमेशा सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस या भी आप बोल सकते हो प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का या यूएस का इन्फ्लुएंस रहता था इस रीजन में, उसको रेजिस्ट करने का जिम्मा यही लेते थे। इसलिए इनके लिए रेस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज हैं, अगर आप इराक की बात करें, ईरान की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो ये बोलती हैं कि जिस तरीके से यूएस ने इन्वेड किया 2003 के अंदर, जिस तरीके से यूएस ने इन्वेड किया या एक कोएलिशन ग्रुप बनाया जब उन्हें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को एलिमिनेट करना था, वो जब करने के बावजूद भी ये नेशंस ये मानते हैं कि यूएस की प्रेजेंस की वजह से ही आज तक हम इतनी इंस्टेबिलिटी में हैं, हम कभी उस चीज से उभर नहीं पाए और यूएस की प्रेजेंस की वजह से ये कन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होते। अगर ये हमारे हाथ में चीजें होती तो शायद ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये ज्यादा ग्रो करता। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इनको रिगार्ड किया गया, इनको ये रेस्पेक्ट दी गई। इसीलिए इराक के अंदर नसरल्ला क्या है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगेन मैंने बोला नसरल्ला जिस ग्रुप को हेड करते हैं हिजबुल्लाह, वो एक शियाइट ग्रुप है और साथ साथ में इराक में भी मेजोरिटी शियाई पॉपुलेशन है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब नसरल्ला की हत्या की गई, जब इजराइल ने हवाई हमला किया बेरूत के अंदर, उसके बाद में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, और उसी वजह से जो भी लोग इन्हें समर्थन कर रहे थे, हिजबुल्लाह के ग्रुप जो है चीफ हैं हसन नसरल्ला, उनको जो भी समर्थन कर रहे थे उनके अंदर एक आक्रोश था और उन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया गया है, ठीक है, इस वजह से। अब बात करते हैं और बैकग्राउंड में जाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो आदर्श बने। क्यों वो आदर्श बने? क्योंकि उन्हें सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस माना गया था वेस्टर्न यूएस और इजराइल फोर्सेस के अगेंस्ट, ठीक है। अब इस लीडर का राइज कैसे हुआ, ये लीडर उभरा कैसे? अब जिस तरीके से इनका जन्म होता है 1960 के अंदर, और उसके बाद में ये जो है इस्लाम पढ़ते हैं एक शिया धर्मशाला के अंदर, जो कि एक इराकी सिटी नजफ के अंदर है, और उसके बाद में ये एक दवा पार्टी है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। जब 1982 में इजराइल लेबनान के अंदर घुसता है या फिर इन्वेड करता है, तो जो नजरल्ला है वो उभर के आते हैं हिजबुल्लाह के अंदर, और ये जो हिजबुल्लाह है इसको सपोर्ट किया जा रहा था एक ईरान के एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके द्वारा, जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उनके द्वारा समर्थन किया जा रहा था, या कह सकते हो बैक किया जा रहा था। और उसी समय जब इजराइल लेबनान में आक्रमण करता है तभी हिजबुल्लाह के अंदर ये उभर के आते हैं। और जब ये उभर के आते हैं तो ये 1992 में क्या करते हैं, ये हिजबुल्लाह का चार्ज ले लेते हैं। हिजबुल्लाह का चार्ज क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जो हिजबुल्लाह के जो चीफ होते हैं अब्बास मुसावी, उनकी डेथ हो जाती है, उनको असैसिनेट किया जाता है, जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे। और फिर आने वाले 3 दशकों तक ये हिजबुल्लाह ग्रुप को एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो कि रीजनल पावर हाउस होता है, या फिर आप कह सकते हो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर के आता है। और इसी साथ साथ में ये जो फलस्तीन फाइटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो भी सीरिया में या फिर यमन में कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, जो भी प्रदर्शन चल रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी संघर्ष चल रहे होते हैं, उनको भी ये प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो हिजबुल्लाह है, अगर आप नजरल्लाह लीडरशिप के तहत देखोगे तो इन्होंने ना राजनीतिक तौर पे, साथ साथ पे आप ये देखोगे कि सैन्य तौर पे भी इसको बहुत मजबूत किया। और आप ये चीज देख पाओगे कि किस तरीके से इन्होंने मिसाइल्स प्रोवाइड करी कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को, चाहे वो हमास हो, या फिर कैसे जो मिलिशियास प्रेजेंट थे इराक और यमन में उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको हेल्प करी। और किस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना था इजराइल और यूएस के अगेंस्ट, उसमें किस तरीके से अपना रोल निभाया। तो होप आपको इस पूरे आर्टिकल में यह समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक लीडर का राइज हुआ। यहाँ पे लीडर हम हसन नसरल्लाह की बात कर रहे हैं, जो 1960 में पैदा होते हैं, फिर उसके बाद में हिजबुल्लाह में धीरे धीरे उनका पद बढ़ता ही चले जाता है, और किस तरीके से जब उनके गुरु की मृत्यु के बाद में वो हिजबुल्लाह को स्ट्रॉन्ग करते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें या फिर मिलिट्री टर्म्स में बात करें, और किस तरीके से वो इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं, जो भी क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे होते हैं, और जिस तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है यूएस और इजराइल के बीच में।
और किस तरीके से इनको आदर्श माना जाता है इराक और ईरान और कुछ ऐसे ग्रुप्स के बीच में, और क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि इराक के अंदर जो भी इनकी मृत्यु के बाद में बच्चे पैदा हुए उनका नाम इनके नाम पे रखा गया। और जैसा आपको पता है कि जो इनका फ्यूनरल है वो शुक्रवार को होने वाला है। उसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से हिज़्बुल्लाह अपनी एनर्जीज़ को सिनर्जाइज करता है, अपनी एनर्जीज़ को एक जगह इकट्ठित करता है और क्या स्टेप लेता है इजराइल के खिलाफ। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि ईरान ने अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर भी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा होने वाला है। सो होप आपको ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आपको ये अच्छे लगते हैं ऐसे लेक्चर्स तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए। जिस तरीके से ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं करें, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।